सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं अजय और आप लोग देख रहे हैं राइड विद अजय। आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं बहुत ही मच अवेटेड वीडियो। वो वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो कि अब तक शायद पूरे यूट्यूब में किसी के पास भी अवेलेबल नहीं होगा। ये है ओनर्स रिव्यू ऑफ माय वेनम। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं प्रोज एंड कॉन्स की अपने पल्सर F250 के बारे में। और अभी हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम अब इस प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे आपके साथ, हम प्रोज और कॉन्स दोनों साथ में दिखाएंगे, फिर उसके बाद उसका कंपैरिजन भी आपको दिखा देंगे। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे इस बाइक की मॉडिफिकेशंस की, जो कि हमने मॉडिफिकेशंस भी कराई हैं इस बाइक में। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ मॉडिफिकेशंस दिख रही हैं जो कि आपको पिछले ब्लॉग्स में नहीं दिखी थी, तो मैं उन मॉडिफिकेशंस के बारे में भी डिटेल जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए आगे से। Pros number 1. तो गाइस प्रोज में हमारा नंबर 1 पे आता है सबसे पहले इसका डिजाइन, जो कि है बहुत ही एरोडायनामिक। इसका डिजाइन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, जो कि इंस्पायर्ड है पल्सर 220F से। और ये बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं एरोडायनामिक डिजाइन बना रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विंड पास करने की बहुत सारी जगह है, तो स्पीड में कभी भी इश्यूज नहीं आते हैं इसके अंदर जब भी हम चलाते हैं। ये सारे मैं प्रोज की बात करूंगा अभी। एरोडायनामिक डिजाइन है, और अगर आप देख सकते हैं आगे की तरफ आकर के, तो इसमें बहुत ही बड़े फ्रंट पे बहुत ही बड़े डिस्क ब्रेक्स लगे हैं, काफी बड़े डिस्क दिया गया है। इसके अंदर बेसिकली ड्यूअल डिस्क ब्रेक है। पीछे के टायर पे भी मैं हिमांशु को बोलूंगा एक बार कवर करें, पीछे के टायर पे भी डिस्क ब्रेक है। तो इसमें ड्यूअल डिस्क ब्रेक है, सिंगल चैनल ABS के साथ है, और 25 bhp की पावर है और 23 Nm का टॉर्क है, जो कि प्रोड्यूस करता है इसकी मैक्सिमम स्पीड 155, अराउंड 150 टू 155 की इसकी मैक्सिमम स्पीड ये प्रोड्यूस करता है। अभी मैंने वो टच नहीं करी है, तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, बट रिव्यू वीडियोस में जो मैंने देखा था 150 टच कर दी थी इसने, और अभी जो मैंने टच करी है वो मैक्सिमम 130 है। मैं उससे ज्यादा जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई है, 130 से ज्यादा, बट यस 130 इजीली एक्सेसिबल है, और विदाउट एनी जिसे कहते हैं इंजन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिए 130 आराम से टच होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। Now pros number 2. सो गाइस पॉइंट नंबर 2, बेसिकली पॉइंट नंबर 2 है या 3 है ये तो हमें पता नहीं है, बट वो साथ में हम लिख देंगे। अब हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की, इंजन स्पेसिफिकेशंस। तो इंजन का जो स्पेसिफिकेशन है इसका गाइस वो है 250 सीसी का इंजन विद 25 bhp पावर एंड 23 Nm का टॉर्क, जिसमें कि बेसिकली बहुत ही अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि काफी ज्यादा पावर है बाइक के अंदर, बहुत ज्यादा रॉ पावर है बाइक के अंदर, और भागने में तो कोई डाउट नहीं है, बहुत जबरदस्त भागती है बाइक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अगर प्रोज की ही बात की जाए तो इसका डिजिटल कंसोल जो हमने पिछली बार दिखाया था आपको, हम अभी दोबारा से इसका दिखाते हैं डिजिटल कंसोल इसका। और इसके डिजिटल कंसोल के बारे में बेसिकली इसके बाइक के बारे में मैं भी एक बात और आपको बताऊंगा। इसके अंदर है सबसे पहले तो बेसिकली किल स्विच जो है, इसका किल स्विच के साथ साथ हमें मिलता है इसका साइड स्टैंड किलिंग। साइड स्टैंड किलिंग का मतलब होता है गाइस, अगर हमने साइड स्टैंड लगा रखा है, साइड स्टैंड लगा हुआ है, बाइक स्टार्ट हो जाएगी आपकी, लेकिन जैसे ही आप गियर लगाएंगे बाइक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। गियर लगाने के बाद बाइक ऑन रहेगी ही नहीं। नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा इसके अंदर बेनिफिट है, मैं कहूंगा बहुत बड़ा प्रो है। ठीक है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि गाइस मैं एक बार खुद ऐसे एक्सीडेंट का सामना कर चुका हूं, जहां पे मेरी बाइक का स्टैंड लगा हुआ था, और बाइक का स्टैंड लगे लगे मैंने बाइक चला दी थी अपनी, और थोड़ी आगे जाकर के मुझे हल्का लेफ्ट टर्न लेना था। जैसे मैंने लेफ्ट टर्न लिया, साइड स्टैंड मेरा जमीन पे लगा और मैं स्किड कर गया था। तो ये पार्ट इसके अंदर बहुत ही जरूरी था। उसका रीजन यही है गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इन सब चीजों को, ऐसे एक्सीडेंट्स को अवॉइड करता है। और आपने कई बार देखा होगा कि हम लोगों को चिल्ला रहे हैं भैया आपका साइड स्टैंड लगा है, वो चीज अवॉइड करता है ये। चलिए इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं। Now come to pros number 3.
सो गाइस हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, जो कि है इसके सस्पेंशन। मुझे पर्सनली इसके सस्पेंशन काफी अच्छे लगे हैं। फ्रंट में भी पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन हैं, वो काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे से काम करते हैं। प्लस जब बेसिकली ऐसा कोई रफ पैच आता है तो रफ पैच आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कई बार स्टैंडिंग बेसिकली खड़े होकर के बाइक चलाने लगता हूँ, जिससे कि कमर पे बहुत ज्यादा जोर ना पड़े। तो जब मैं रफ पैचेस पे ऐसे बाइक चलाता हूँ तब भी ये इतनी इजी मनूवर हो जाती है बाइक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसा नहीं लगता कि 250 सीसी का इंजन है हाथ में तो इधर उधर थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रही है, या इसका राइडिंग पोस्चर अलग है या कुछ है, वो सब चीज़ें इसके अंदर नहीं है। बाकी जो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, इससे बेसिकली इसकी स्पेसिफिकेशन जो थी, इंजन की जो भी स्पेसिफिकेशन थी, इसका जो हमने बात करी थी बेसिकली इसके मीटर के बारे में, इसकी पावर, इसके इंजन, इसके टायर्स, इसके डिस्क ब्रेक, हर एक चीज़ के बारे में हमने डिटेल्ड एक वीडियो बना रखी है। अगर वो नहीं देखे तो आप प्लीज़ उसमें जाकर के देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्योंकि उसका रीज़न ये है गाइस, मैं वो चीज़ें दोबारा से रिपीट इसमें नहीं करना चाहता, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो इस वजह से मैं ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस पे नहीं घुसूंगा, मैं आपको सिर्फ अपने प्रोज एंड कॉन्स बता रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे पसंद है, जो चीज़ें नहीं है। प्रोज में आ गया इसका डिज़ाइन, ड्यूअल चैनल बेसिकली इसके डिस्क ब्रेक, सिंगल चैनल ABS, इसका डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फिर उसके बाद इसके सस्पेंशंस, और अब बात करते हैं इसकी साउंड के बारे में। मुझे साउंड भी इसका बहुत ज़्यादा पसंद है, हमने पिछले वीडियो में आपको सुनाया था, इसमें दोबारा से हम एंडिंग में ज़रूर सुनाएंगे आपको इस बाइक का साउंड। ये सारे के सारे तो इसके प्रोज थे गाइस। अब बात करते हैं इसके कॉन्स। कॉन्स मतलब जो चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, या जो चीज़ें और ज़्यादा ऐड होनी चाहिए थी इस बाइक के बारे में, अब उसके बारे में बात करते हैं। आइए। तो गाइस कॉन्स में अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहला कॉन जो मुझे लगता है इस बाइक के अंदर, वो ये लग रहा है कि इसके अंदर बेसिकली सिंगल चैनल ABS है, बीइंग अ 250 सीसी बाइक। A few inches पहले तो सिर्फ अपने प्रोज एंड कॉन्स बता रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे पसंद है, जो चीज़ें नहीं है। प्रोज में आ गया इसका डिज़ाइन, ड्यूअल चैनल बेसिकली इसके डिस्क ब्रेक, सिंगल चैनल ABS, बजाज को इसके अंदर ड्यूअल चैनल ABS भी दे देना चाहिए था। जो बंदा 1,70,000 रुपए के आसपास इस बाइक के लिए खर्च कर रहा है, 2-4 हज़ार रुपए, 5,000 रुपए वो एक्स्ट्रा खर्च करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लेके बेसिकली ड्यूअल चैनल ABS भी दे दिया होता या ऐसी कॉस्ट में दे दिया होता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट 250 सीसी की बाइक को रोकने के लिए आई थिंक, जब खास करके बाइक की टॉप स्पीड आप 150 के आसपास रखते हैं, 150 अगर बाइक कोई पहुंच रही है तो उसको सिंगल चैनल ABS का थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है। अगर ड्यूअल चैनल ABS होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि बाइक को रोकने में, फिर उसके बाद बाइक की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, बाइक को रोकना भी ज़्यादा इजी हो जाता है। सिंगल चैनल में थोड़ा सा रिस्क रहता है कि ज़्यादा तेज स्पीड में सिंगल चैनल ABS जो है वो उतना ज़्यादा शायद कारगर ना रहे। भगवान ना करे कभी मुझे उसकी टेस्टिंग करनी पड़े, बट मैं नहीं चाहता कि उसकी टेस्टिंग हो, बट ठीक है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। सो गाइज आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 है बेसिकली बाइक के अंदर का वाइब्रेशन। सो बेसिकली वाइब्रेशन बाइक, जैसा कि बजाज ने एक प्रॉमिस किया था कि बहुत ज़्यादा, आपने जितने भी यूट्यूबर्स के इसके ऊपर वीडियोस देखे थे, जिनको भी बजाज ने ये बाइक दी थी चलाने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, उन्होंने बाइक को चलाया, एक्सपीरियंस किया, वो सिंगल टाइम चलाया, उन्होंने सिंगल टाइम एक्सपीरियंस किया, उसके बाद उन्होंने बता दिया कि बहुत ज़्यादा इंजन में रिफाइनमेंट है, बहुत ज़्यादा गुथी हुई आवाज़ है, बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट है। असलियत मुझे बेसिकली कुछ टाइम बाद ही पता लगी। इसमें स्टार्टिंग में तो ठीक था, बट फर्स्ट सर्विस के बाद मेरे को एक इशू आना ये शुरू हो गया कि लो स्पीड पे बेसिकली लोअर एंड टॉक तो काफ़ी अच्छा है, लोअर एंड टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका। 5वें गियर पे मैं 45 से बाइक पिक कर सकता हूँ, 40-45 से मैं पिक कर सकता हूँ, ईजी पिकअप आ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इसके वाइब्रेशन में। अगर मैं 30-35 पे बाइक चला रहा हूँ, 4th गियर पे हूँ, 30 से 35 के बीच में मैं थोड़ा सा नहीं तेज चलाना चाहता, अगर मैं क्रूजिंग करना चाहता हूँ 30-35 पे, तो ये बाइक जो है टैंक साइड पे वाइब्रेशन कर देती है। तो उसमें मुझे लगता है जैसे मेरे थाइज में वाइब्रेशन आ रहे हैं, तो अगर जेब में मेरे मोबाइल है तो मुझे ऐसा लगता है मेरा मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है, तो मुझे बार बार चेक करना पड़ता है। तो ये मेरे को इसका कॉन नंबर 2 लगा। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। सो गाइस बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 है हमारा बेसिकली राइडिंग पोस्चर। राइडिंग पोस्चर ऑफ द राइडर वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक, हमने पीछे डीजे लगा रखा है।
ये डीजे जैसी देखता है हम लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, पीछे से अपना डिक्चिक 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 शुरू कर देता है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करते हैं और अपनी बाइक के बारे में बात करते हैं। तो राइडिंग पोस्चर की अगर मैं बात करूंगा, इसको देखने में एक बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, जो कि कंफर्टेबल है भी। अगर राइडर की हाइट 5'10", 5'11" है तो ठीक है। पोस्चर देखा, दूसरा डीजे भी बजा हमारा, सॉरी। सो राइडर की पोजीशनिंग तभी अच्छी होती है जब राइडर 5'10", 5'11" के आसपास का है। राइडर अगर मेरे जैसा 6'2", 6'3", राइडर के थोड़ी सी पोजीशनिंग ये आप हैंडल की तरफ देखिए, अगर हैंडल बार मुझे थोड़ा सा इसका लोअर साइड पे लगता है, जिससे कि होता क्या है, जब मैं बैठता हूँ तो बैठने के बाद मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। सो गाइस, अगर आप देख सकते हैं मेरा अगर ये पोस्चर आता है गाइस, ये मेरा पोस्चर आता है। इसमें मेरे हाथों की पोजीशन अगर आप देखेंगे बिल्कुल डाउन साइड है। मेरी पोजीशनिंग ये रहती है, मेरा हाथों का पोस्चर जो है वो बिल्कुल डाउन साइड रहता है, जिससे कि क्या पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारा वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन हमारा यहाँ से पूरा नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, उससे क्या होता है, हाथ आप थोड़ी देर के बाद आपके हाथ में नमनेस आने लगती है, आपके हाथ में दर्द शुरू हो जाता है, जो कि प्रॉब्लम करता है। ज़्यादा लंबी राइड्स आप नहीं कर सकते। अगर आप लंबे राइडर हैं तो आप ज़्यादा लंबी राइड नहीं कर सकते। तो अगर आप लंबे राइडर हैं, हाइट मेरी तरह है, तो आपको इसके हैंडल बार रेस करवाने ही पड़ेंगे। जब मैं इसकी मॉडिफिकेशन के लिए करोल बाग गया था गाइस, तो बेसिकली इसका हैंडल बार रेजर भी मैं लगवाने की कोशिश कर रहा था, बट वो हैंडल बार रेजर अब तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम आई। उन्होंने बहुत कोशिश करी थी करोल बाग में कि वो हैंडल बार कैसे भी करके उसको रेस कर दें, थोड़ी सी इधर उधर का जुगाड़ करने की कोशिश करी थी, बट नहीं हुआ उनसे। तो मैंने ऑर्डर दे दिया। वो कह रहे थे ठीक है, हम इसका बनवा के, इसका अलग से मॉडिफाइड वो होगा, वो हम बनवा के आपको नेक्स्ट संडे तक डिलीवर कर देंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट संडे तक अगर कॉल आ गया तो शायद मैं इसके हैंडल बार थोड़ा सा रेस करवा लूँ। उससे क्या होगा कि ये कम से कम नहीं तो 2 इंच एटलीस्ट इतना ऊपर आ जाएगा। इतना ऊपर भी अगर ये आ गया, यहाँ तक भी आ गई पोजिशनिंग, तो मेरी यहाँ से ये पोजिशनिंग से थोड़ी सी ये पोजिशनिंग हो जाएगी गाइस। अगर मैं बताऊँ आपको तो मेरी ये पोजिशनिंग हो जाएगी, जो कि स्टिल बेटर है पहले से। पहले की पोजिशनिंग बिल्कुल ही नीचे थी, बाद की पोजिशनिंग मेरी ये हो जाएगी, जो कि फिर भी ठीक है पहले से, तो जिससे कि मैं लंबी राइड में जा सकता हूँ। चलिए बात करते हैं इसके पॉइंट नंबर 4 की। सॉरी, मैंने पहले 3 दिखाया था, लेकिन चौथा पॉइंट आइए। सो गाइस, बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 है बेसिकली इसकी पिलन सीट। पिलन सीट में मुझे सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं अपने एडिटर कम बेटे के साथ ट्रैवल करने में, हिमांशु के साथ। क्योंकि होता क्या है गाइस, हिमांशु जैसे यहाँ पे बैठा है, जैसे ही मैं थोड़ी सी भी ब्रेक मारूंगा, हल्की सी भी ब्रेक अप्लाई करूंगा, 60-70 पे चलेंगे, हल्की सी ब्रेक अप्लाई करेंगे, हिमांशु यहाँ पे बैठा होता है और वो यहाँ आ जाता है। हल्की सी ब्रेक मारते हिमांशु मेरे कंधे के ऊपर होता है। पहले मैंने आपको दिखाया मेरा पोजीशन ये है, अब उसके ऊपर से हिमांशु जब मेरे कंधे पे आके चढ़ के बैठ गया, तो आप सोचिए कि मतलब मेरे को कितना पेन होगा। मेरा पूरा उसका वजन जब मेरे ऊपर आ जाता है, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मदारी होते हैं ना, बंदर अपने कंधे पे बैठा के घूम रहे हैं, वैसे बंदरों की तरह मेरे कंधे पे चढ़ के बैठ जाता है। वैसे बंदरों की तरह मेरे कंधे पे होता है। तो थोड़ी देर बाद उसको जब मुझे दर्द होने लगता है, फिर मुझे रियलाइज होता है कि यार ये बंदर को उतारना पड़ेगा। फिर मैं पीछे होकर बैठो, थोड़ा कीप डिस्टेंस, फिर वापस होता है। तो अब ये है कि ये चीज तो है, जो है सो है। आज मैंने इसके ऊपर एक कवर भी चढ़वाया, जो कि थोड़ा सा एंटी स्लिपरी कवर है। और एंटी स्लिपरी कवर होने की वजह से ये फायदा है कि हिमांशु शायद उतना ना फिसले, क्योंकि पहले जो कंपनी का बेसिकली इसमें कवर था, कंपनी की सीट थी, वो ज़्यादा स्लिप कर रही थी। तो इसके ऊपर मैंने मॉडिफिकेशन थोड़ी सी और कराई है, जिसमें कि मैंने एंटी स्लिपरी वो लगवाए हैं, व्हाट डू यू से, कवर, सॉरी इतना हड़बड़ाहट के लिए, तो कवर्स लगवाए हैं, जिसकी वजह से हिमांशु कम फिसलेगा। चलिए बात करते हैं इसके कॉन नंबर 5 की, आइए। सो गाइस, बात करते हैं कॉन नंबर 5 की, जो कि है इसके टायर्स। तो गाइस, इसका जो पिछला टायर है, जो कि सिर्फ एक 17 mm का टायर, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए था। 17 mm 250 सीसी की बाइक के हिसाब से पल्सर के लिए थोड़ा सा मुझे लगा कि जस्टिस नहीं कर पा रहा है इस बाइक के साथ। ये थोड़ा सा और चौड़ा होता, हाँ फर्क पड़ता है, एवरेज पे फर्क पड़ता है, थोड़ा सा फर्क आता है इसके एवरेज के ऊपर। बट ठीक है यार, अब जो ऐसी बाइक ले रहा है वो एवरेज के लिए इतना ज़्यादा क्रिप नहीं करेगा। अगर आप 40 के आसपास की एवरेज क्लेम कर रहे हो तो ठीक है, अगर 35 भी दे देगी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ऐसी बाइक लेके चल रहा हूँ, मुझे 35-40 से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 30 भी देती तो भी काम चलता, बट चौड़ा टायर होता, ड्यूअल चैनल ABS होता, तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता। कुछ लोग बात करते हैं, सॉरी कॉन्स में मेरे इतने ही पॉइंट्स हैं। अब मैं वैसे एक जेनरिक बात करता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि इस बाइक में 6 गियर होने चाहिए थे,
कई लोगों को मैंने देखा है, कई लोग आते हैं बाइक्स देखते हैं और उसके बाद बोलते हैं यार इसके अंदर सिक्स बेसिकली गियर मिसिंग है। तो मैं उनको साफ साफ बताता हूँ कि भैया इसके अंदर 6 गियर की ज़रूरत है ही नहीं। 5वां गियर इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस बाइक फॉर अ सिंपल रीज़न, जिस बाइक में लिमिटर लगा हुआ है बेसिकली इसके अंदर आरपीएम किलर है। आरपीएम एक लिमिट से ऊपर जा करके आई थिंक 9500 पे लिमिटर लगा है, उसके ऊपर आपका आरपीएम काम ही नहीं करेगा। वो बाइक को उससे ज़्यादा खींचने ही नहीं देगा जितनी बाइक की इंजन की कैपेसिटी है। ठीक है। केटीएम तो है नहीं भैया कि कितना भी खींच लो 12 पे ले जाएगा। 12 पे नहीं लेके जाता, 9 या 10 पे जाके रोक देगा आपको, 9-10 के बीच में ले जाके रोक देगा। उससे ज्यादा आपको बाइक नहीं खींचने देगा। तो छठे गियर की जरूरत ही नहीं है। 5वें गियर पे मोर देन इनफ है। आप 150 टच कर सकते हो, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है वो आप कर सकते हो आराम से। तो दिल्ली के अंदर ये पहला ओनर रिव्यू है। प्रोज ज्यादा थे, कॉन्स कम थे। हाँ, थोड़ा सा है बाइक में थोड़े बहुत जो इश्यूज थे जो मैंने बता दिया आप लोगों को। सर्विस के बाद कुछ इश्यूज मेरे ठीक हुए थे और कुछ इश्यूज इसके अंदर अभी भी मेरे को थोड़ा सा ये फेस हो रहा है। हाँ, एक कॉल मैं आपको और बताऊं, थोड़ा सा ये 4th और 5th गियर पे मिसिंग कर रही है, जिससे कि मैंने अपने एक फ्रेंड को शो किया था। तो उनका ये मानना है कि शायद इसके इंजेक्टर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या तो इसके इंजेक्टर में प्रॉब्लम है या तो इसके फ्यूल पंप में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो बजाज को वापस ले जाकर मुझे एक बार दिखाना पड़ेगा। बट जैसा कि आपने सर्विस वाले वीडियो में देखा था, बजाज वाले तो हाथ लगाने से ही डर रहे हैं सर्विस करने से। तो आई डोंट नो कि वो कैसे इस चीज़ को मैनेज करेंगे, बट कर लेंगे। तो एक काम करते हैं गाइस, जैसा कि मैंने अभी दिखाया आपको, मॉडिफिकेशन मैंने बहुत सारी कराई हैं और कुछ मॉडिफिकेशंस मैंने ऑर्डर भी करी हुई हैं। मैं इस पर कुछ डिज़ाइंस भी बनवाने की सोच रहा हूँ, जिसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी मैंने आज बता दिया है कि कैसे कैसे डिज़ाइन है, क्या करना है, उसको उनको प्रिंट करने में, फिर उसके बाद वो हर एक चीज़ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक काम करता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मॉडिफिकेशंस मैं सोच रहा था कि आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को यहीं पे एंड करने से पहले मैं आपको ये प्रोज और ये कॉन्स, इन दोनों को साथ में क्लब करके दिखाता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं कि आप देखिए कितने सारे प्रोज हैं, कितने सारे कॉन्स हैं इसके अंदर। अब आप चॉइस इज योर्स बेसिकली। अब आपको ये बाइक चूज करनी है या नहीं करनी, मैंने दोनों चीज़ आपके सामने रख दी है। जो चीज़ मुझे पसंद आई, जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आई, एकदम खुला रिव्यू है। बजाज ने स्पॉन्सर नहीं करा, मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया, तो खुला रिव्यू है मेरी तरफ से। तो इसकी मॉडिफिकेशन के ऊपर एक अलग से मैं व्लॉग बनाऊंगा। तो अगर आपको देखनी है पल्सर, दिल्ली के अंदर पहली पल्सर, फर्स्ट याद रखिएगा, दिल्ली की पहली पल्सर मॉडिफाइड प्रॉपर तरीके से, तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब मैं अगली वीडियो डालूं मॉडिफिकेशन के ऊपर, फिर एक थोड़ा सा लंबी ही वीडियो होगी, 10-15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि प्रॉपर मॉडिफिकेशन जो कराई है उस सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा उसके अंदर। तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला वीडियो जब मैं मॉडिफिकेशन के ऊपर बनाऊं तो आपको जरूर मिले। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर इसी के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, लव यू गाइस, बाय बाय। तो गाइस, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, एंड में आपको वॉइस जरूर सुनाएंगे। आइए इसके बाद सुनते हैं। मजा आया? मुझे रोज आता है। बाय बाय। जरूर सुनाएंगे। आइए इसके बाद सुनते हैं। मजा आया? मुझे रोज आता है। बाय बाय।